अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट वलीद एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ विटामिन डी शो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विटामिन डी शो इज़ एन इनिशिएटिव अंडर द अम्ब्रेला ऑफ विटामिन डी एकेडमी, जिसमें हम रिनाउंड डॉक्टर्स को इन्वाइट करते हैं ताकि उनसे विटामिन के डिफरेंट रोल्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन जान सके। तो इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर सिद्दीक, यूनिट 3 एंड ऑल्सो हेड ऑफ डायबिटिक एंड एंडोक्राइन डिपार्टमेंट, लाहौर जनरल हॉस्पिटल। सर, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सर, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, तो जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हें इस डायबिटिक डिजीज़ के साथ रोज़े रखने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब रमज़ान जो है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है, तो बहुत सारे मरीज़ हमसे पूछते हैं जो डायबिटिक हैं कि हम रोज़ा रखें या ना रखें। तो वो लोग जो कि टाइप 1 डायबिटिक हैं, टाइप 1 डायबिटिक से मुराद हैं वो लोग जो कि इंसुलिन से उनकी शुगर कंट्रोल हो रही है और उनका डॉक्टर ने उन्हें बताया हुआ कि वो टाइप 1 डायबिटिक हैं, तो इन्हें तो रोज़ा नहीं रखना चाहिए। और जो लोग टाइप 2 डायबिटिक हैं, ये 2 तरह के मरीज़ हैं। एक वो जो गोलियों पे कंट्रोल है और दूसरे वो जो गोलियों के साथ इंसुलिन भी लेते हैं, ये रोज़ा रख सकते हैं। रोज़ा ना रखने वाले सिर्फ वो लोग हैं जो कि जिन्हें कोई गुर्दों की बीमारी हो, जिन्हें जिगर की बीमारी हो, या जिनकी कोई बीमारी कैंसर या दूसरी बीमारियां बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर हों, या वो ख़वातीन जो कि हामला हैं, या वो ख़वातीन जो कि बच्चों को दूध पिला रही हैं, उन्हें रोज़े की ममानियत है। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं जो सिर्फ डायबिटिक हैं वो रोज़ा रख सकते हैं। सर, अगर विटामिन की इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो ये कहाँ रोल प्ले करती है डायबिटिक में? अगर हम ये देखें कि डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट क्या है, तो डायबिटीज़ की जो ट्रीटमेंट है वो इंसुलिन भी है, वो गोलियां भी हैं। और अक्सर लोग ये सवाल ये करते हैं कि रमज़ान में हमें थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, फटीग हो जाती है, तो क्या हम इसके लिए कोई विटामिन लें? तो जो विटामिन डी है, विटामिन डी का एक पार्शियल रोल है जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। अगर विटामिन डी का लेवल कम है तो ऐसे लोग जिनमें ये सिम्टम फटीगेबिलिटी के, थकावट के, पट्टे खींचने के सिम्टम्स आएँ, तो उन लोगों में विटामिन डी लेवल करवाना चाहिए। और अगर विटामिन डी का जो लेवल है वो 30 से नीचे है तो ये तो इनसफिशिएंट लेवल है। 40 तक, जो 40 से ऊपर वाला लेवल है उसको ऑप्टिमम लेवल गिना जाता है। 30 से 40 के दरमियान इन बिटवीन लेवल गिना जाता है। तो 30 से नीचे तो हर सूरत में उसे विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन करनी है। उसे विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन से उसके जो थकावट वाले सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ विटामिन डी और हमारी बॉडी को इसकी क्यों ज़रूरत है? जो विटामिन डी है ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम के मेटाबॉलिज्म को हेल्प आउट करता है, उसे एब्जॉर्प्शन में मदद देता है। जो विटामिन डी है कैल्शियम और फास्फेट की मदद से ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद देता है। तो वो लोग जो कि जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, या जो ओल्ड एज में एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, या जिनमें अंतड़ियों की बीमारी है उनमें भी विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कम होती है, उन्हें विटामिन डी की ज़रूरत होती है। सर, पाकिस्तानी पॉपुलेशन में विटामिन डी की सप्लाई को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं और हमारी बॉडी को इसकी क्या ज़रूरत है? पहली बात तो यह है कि जो बच्चे हैं 12 साल की उम्र तक, उन्हें तकरीबन 400 इंटरनेशनल यूनिट डेली विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है। जो जिनमें डिजीज़ होती है उनमें ये रिक्वायरमेंट बच्चों में भी 600 यूनिट तक चली जाती है, और एल्डरली पीपल्स में ये रिक्वायरमेंट 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे होती है। अब पाकिस्तानी पॉपुलेशन में कितनी विटामिन डी की ज़रूरत है, तो पाकिस्तान एक जो नहीं है ऐसा मुल्क है जिसमें सूरज तकरीबन 9 से 10 महीने बड़ी आबोताब के साथ चमक रहा होता है। और हम जानते हैं कि जो विटामिन डी है वो फूड के साथ साथ सूरज की जो रोशनी है उसकी वजह से भी हमारी जो जिल्द है वो उसे सिंथेसाइज करती है। तो पाकिस्तान के अंदर 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है और उनमें सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। सिर्फ 10% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजारती है, जिनका सन का एक्सपोजर बहुत कम है और वो टोटल फूड के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जो फूड है जैसे फ़िश है, एग यॉक है, मटन है, तो इसके अंदर विटामिन डी होता है और इसके इस्तेमाल से विटामिन डी की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। और अगर लेवल कम है तो फिर इसे सप्लीमेंट करना पड़ेगा हमें, मरीज़ को विटामिन डी को ओरल फार्म में या इंजेक्टेबल फार्म में भी देना पड़ सकता है। सर, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी की बात की जाए तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? जो विटामिन डी है इसकी कमी की वजह से मरीज़ में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाती हैं, थकावट होती है, फटीगेबिलिटी का एलिमेंट होता है, जो हड्डियां हैं उनमें भुरभुरापन आ जाता है, ओल्ड एज में फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाती हैं,
तो ये अलामतें हैं जिसमें थकावट और मसल्स का खिंचना और हड्डियों को कमज़ोर हो जाना, ये मेजर अलामत हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी की। सर आपने सनलाइट का जिक्र किया, तो आपको पता है कि हम डिफरेंट किस्म के वेदर कंडीशंस को फेस करते हैं, ऑटम, समर और विंटर, इसमें कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, और कंसीडरिंग कि हमारा लाइफस्टाइल है, इंडोर्स है, सन ग्लासेस है, इस पर थोड़ा सा आप कुछ बता दीजिए। अच्छा, जो वेदर है जिसमें समर है, स्प्रिंग है, इसमें तो सूरज बड़ी अच्छी मिकदार में अवेलेबल होता है। कोई 12-14 घंटे हमारा सूरज, 16 घंटे तक सूरज की रोशनी होती है, तो इसमें तो सूरज की रोशनी की कोई कमी नहीं होती बीच में। जो विंटर का सीज़न है जिसमें दिसंबर जनवरी का सीज़न आ जाता है, तो इसमें आपका जो सूरज है वो उसकी रोशनी कम होती है। लेकिन फिर भी वो लोग जो कि सूरज से एक्सपोज हो जाएंगे और आधे घंटे के लिए भी सूरज से एक्सपोज होते हैं, तो 30 मिनट्स में जो हमारी एपिडर्मिस है, उसकी निचली जो लेयर है सबडर्मिस, उसके अंदर सिंथेसिस बहुत अच्छी हो जाती है विटामिन डी की, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज हैं सूरज से जो निकल रही हैं, जो कि सिंथेसिस कर रही हैं। तो उनमें सूरज के जो लोग एक्सपोज होते हैं उनमें कोई मसला नहीं है। जो लोग सूरज से एक्सपोज नहीं होते, जो इंडोर में ही रहते हैं, उनमें डेफिनेटली अगर वो अच्छा फूड भी नहीं ले रहे या सप्लीमेंटेशन भी उनमें विटामिन डी की नहीं हो रही, तो उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी प्रपोर्शन आजकल हम देख रहे हैं जो कि हमारे पास आते हैं जिनमें ये सिम्टम्स थकावट के, फटीगेबिलिटी के होते हैं। हम उनका विटामिन डी लेवल करवाते हैं तो वो सब ऑप्टिमम लेवल आ जाते हैं। तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले, घरों के अंदर बंद रहने वाले, सूरज से कम एक्सपोज होने वाले और मीट नहीं ले सकते या एग यॉक इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनमें विटामिन डी की कमी होती है पाकिस्तान में। सर जैसे कि आप जानते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हर चीज़ की ज़्यादती का भी नुकसान है, तो विटामिन डी की अगर ओवर सप्लाई हो जाती है तो उस पर क्या इफेक्ट है हेल्थ पे? बहुत कम लोगों में ओवर सप्लाई वाला सिलसिला आता है कि विटामिन डी टॉक्सिक लेवल अचीव कर लेता है। अगर 100 नैनोग्राम से ऊपर इसकी लेवल चला जाए तो वो टॉक्सिक लेवल अचीव हो जाता है। यूजुअली 120-130 के ऊपर टॉक्सिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें ट्रेमर्स है, जिसमें स्लो मेंटेशन है, जिसमें पट्टों का खिंच जाना है, जिसमें सर का दर्द है, जिसमें कंसंट्रेशन पुअर हो जाती है। तो ये अलामतें हैं विटामिन डी के अगर एक्सेस हो जाए, उसका टॉक्सिक लेवल अचीव हो जाए। सर अगर एज ग्रुप की बात की जाए, बच्चे, बूढ़े, जवान, इनमें से सबसे ज़्यादा वो कौन सा एज ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा रिस्क पे विटामिन डी डेफिशिएंसी पे? अच्छा, सबसे पहले तो हमें मेल नरिशमेंट देखना पड़ता है कि पाकिस्तान में तो खैर हमारी सोसाइटी जो है वो मीट लेती है। कुछ दुनिया में सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ वेजिटेबल्स इस्तेमाल करती हैं, वेजिटेरियंस हैं ना। जो वेजिटेरियंस हैं, जो मीट नहीं ले पाते और वो फिर एक्सपोज भी नहीं होते, चाहे उसमें बच्चे हैं, बड़े हैं, वो उनमें प्रॉब्लम आ जाता है। जो सबसे ज़्यादा ग्रुप जो कि इसमें वल्नरेबल है, उसमें छोटे बच्चे और उसमें एल्डरली लोग हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनमें इंटेस्टाइनल मेल अब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं बीच में। तो मेल अब्जॉर्प्शन के फीचर जिसमें होंगे, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा। लेकिन एल्डरली में ये प्रॉब्लम वक्त के साथ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। सर जो बॉडी की अपनी एक एबिलिटी विटामिन डी प्रोड्यूस करने की, वो एल्डरली पीपल्स में वो रहती है सफिशिएंट? जो एल्डरली पीपल हैं, एक्चुअली जो विटामिन डी है, हमारी जो स्किन है, इसमें विटामिन डी की सिंथेसिस होती है। उसके बाद फिर ये जाता है लीवर के अंदर, जहाँ पे इसकी फर्दर मॉडिफिकेशन होती है, और फिर किडनी में ये अपने असल फॉर्म में 125 डी हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीट्रायोल जिसको कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हेल्प आउट करता है बोन की मिनरलाइजेशन में, कैल्शियम और फास्फेट की डेपोजिशन में। तो जो बॉडी है वो खुद सन लाइट को यूज़ करते हुए सिंथेसिस करती है विटामिन डी की, और उसे अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है विद द हेल्प ऑफ लीवर एंड किडनीज। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। जी तो व्यूअर्स, ये था आज का विटामिन डी शो। हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर सदीक, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, हेड ऑफ मेडिकल यूनिट 3 एंड ऑल्सो द हेड ऑफ एंडोक्राइन एंड डायबिटिक डिपार्टमेंट। डॉक्टर साहब, आई बिलीव कि आज की आपकी डिस्कशन से हमारे व्यूवर्स को काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी विटामिन डी के लिहाज से, और इसकी इन्फॉर्मेशन जानते हुए वो इसे अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का पार्ट ज़रूर बनाएंगे। तो इसी के साथ आज का एपिसोड अपने इख्तिताम पजीर को पहुंचता है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी विटामिन डी शो के एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।